हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बिम्स्टेक कैसे एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है सार्क का एंड हो सकता है हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिम्स्टेक एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क। तो रिसेंट में आप देखेंगे कि एक डिबेट चलती है कि किस तरीके से जो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सार्क को रिप्लेस करके एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव बन रहा है सार्क का। सार्क की प्रेजेंट कंडीशन आपको पता है। किस तरीके से सेटबैक्स देखे सार्क ने। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल कोऑपरेशन के लिए साउथ एशिया में। तो जो फेल्योर ऑफ सार्क रहा है, तो इसकी वजह से अभी प्रेजेंट में बिम्स्टेक को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली है। तो अभी डिबेट चलती है। कुछ सेक्शन ऑफ स्कॉलर्स या एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि हाँ, जो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक ऑल्टरनेटिव है सार्क का। एंड वहीं पर दूसरा एक सेक्शन ऑफ स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट है जो कहता है कि नहीं, बिम्स्टेक एक इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, लेकिन ये सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकता है। गेटिंग इट? तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बिम्स्टेक एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क के अगेंस्ट में पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड फेवर में भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम एक कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे इस सेशन का। शुरुआत करेंगे। पहले हम समझते हैं कि सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, यहाँ से हम लोग इसे समझने की शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि किस तरीके से जो फेल्योर ऑफ सार्क रहा है टू नर्चर द कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे सार्क है क्या। तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव था रीजनल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में। अब साउथ एशियन कंट्रीज़ या मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। दीज आर दी सार्क कंट्रीज़। जिनके बीच में रीजनल इंटीग्रेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए सार्क का गठन किया गया। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारे डायमेंशन इस पे इंक्लूडेड थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो अफ़गानिस्तान है ये सार्क में कब इंक्लूड किया गया, या अफ़गानिस्तान को मेंबरशिप कब दी गई सार्क की? ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो सार्क समझ में आ गया। तो लेकिन हुआ क्या कि जो ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फेल्योर रही रीजनल कोऑपरेशन को नर्चर करने में, रीजनल कोऑपरेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन को इंश्योर करने पे। जिसकी वजह से जो दूसरा एक ग्रुप है बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक क्या है इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं वो आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को फॉस्टर करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जो भी बे ऑफ बंगाल की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इन सारी डायमेंशन में कोऑपरेशन इंश्योर करेंगे। मेंबर कंट्रीज़ देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये हैं आपकी बिम्स्टेक की कंट्रीज़।
जो फेल्योर ऑफ सार्क रही है, ओके, अब ये फेल्योर क्यों रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं यहाँ पे। हालांकि मैंने सार्क का एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर आपको दूंगी बेस बनाने के लिए। तो आप देखते हो कि सार्क जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर देखो आप, ये कंट्रीज़, इनके बीच में आप देखोगे कि असिमेट्री है पावर को लेकर। ओके, सो असिमेट्री की वजह से, चाहे वो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ओके, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं स्पेशली अदर देन इंडिया, वो एक तरीके से यहाँ पर इंडिया को एज अ बिग ब्रदर परसीव करते हैं। ओके, एक बिग ब्रदर सिंड्रोम करके कॉन्सेप्ट भी है इसमें। तो इंडिया को एक बिग ब्रदर के रूप में परसीव करते हैं, और इनको डर है कि जो ये सार्क जो इंडिया है वो अपनी हेजेमनी परस्यू कर सकता है सार्क का यूज़ करके, और इसीलिए ये अदर कंट्रीज़ जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका पाकिस्तान हो गया, ओके, या मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, तो ये सारे कंट्रीज़ रिलक्टेंट शो करते हैं टू इम्प्लीमेंट दी वेरियस एग्रीमेंट्स अंडर द सार्क। ओके, तो जो जैसे कि मान लीजिए सार्क की समिट हुई, कुछ डिसीजंस लिए गए, कुछ एग्रीमेंट्स किए गए, तो अदर कंट्रीज़ को लगता है कि कहीं इंडिया को एक तरीके से निगेटिव परसेप्शन रखते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं इंडिया अपनी हेजेमनी तो इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है सार्क को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करके। ओके, मतलब अपना डोमिनेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा है, अपनी दादागिरी तो नहीं दिखा रहा है, अगर इसे हम मतलब लेमन टर्म में बोले तो। ओके, तो थोड़ा सा रिलक्टेंट शो करते हैं छोटे छोटे नेशन, और ये कहते हैं कि अच्छा, विलिंगनेस नहीं दिखाते हैं कि हम इन डिसीजंस को या एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम हैं, ओके, अभी हाल ही में आपने श्रीलंका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे इनस्टेबिलिटी एंड डिस्टर्बेंस देखा। फिर आपने हाल ही में अभी बांग्लादेश में इंटरनल पॉलिटिक्स में डिस्टर्बेंस देखा आपने, किस तरीके से इनस्टेबिलिटी रही, गवर्नमेंट गिर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। ओके, पाकिस्तान में आप देखते रहते हैं। ओके, अफ़गानिस्तान की इनस्टेबिलिटी आपने देखा। तो जो कंट्रीज़ की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें डिफरेंसेस हैं, उनमें इनस्टेबिलिटी रहती है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है सार्क में भी, जहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करने की बात आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फेल्योर का कारण हो जाता है। दूसरा, आप देखोगे कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके अपने बायलैटरल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज़, चाहे वो हमारे बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर हो, ओके, चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, उसी तरीके से आप देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज़ जैसे मान लीजिए श्रीलंका के साथ तो हमारा तमिल इश्यूज़ रहता है। फिर इसके बाद अगर हम बांग्लादेश को देखें तो जो रिफ्यूज़ीज़ का प्रॉब्लम रहता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम रहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम रहता है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ आप देखेंगे जैसे टेररिज्म का प्रॉब्लम रहता है। तो इनके अपने बायलैटरल इश्यूज़ हैं जो इन कंट्रीज़ को इकट्ठे आने में, रीजनल कोऑपरेशन इंश्योर करने में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स बनता है। ओके, तो ये सारे कारण हैं सार्क के फेल्योर होने के। ओके, तो लोग यहाँ पे फिर क्या करते हैं, बायलैटरलिज्म को परस्यू करते हैं। जिस कंट्री की जिसके साथ बनती है वो उसके साथ अपने बायलैटरल रिलेशन क्रिएट करता है, और यहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम आती है, फिर रीजनल कोऑपरेशन नहीं हो पाता। दूसरा, सार्क में देखेंगे आप शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज रहता है। ओके, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो जो कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स रहे जो सार्क के फेल्योर के कारण बनते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब क्या है, डिबेट क्या चलती है, जब सार्क फेल्योर हो रहा है रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करने में, तो हम बिम्स्टेक को क्यों ना एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखें जो साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करे। और यही यहाँ पर दिया गया है कि अभी रिसेंट में ये आर्गुमेंट चलता है। तो आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि सार्क क्या है, बिम्स्टेक क्या है, और सार्क के फेल्योर के क्या कारण रहे हैं, क्यों फेल रहा है, जिसकी वजह से रिसेंट में बिम्स्टेक को एक एज एन ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पर क्यों देखा जा रहा है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं।
राइट तो अगर आपको मेरे लेक्चर से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है गाइस, तो इट्स अ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एनालिटिक्स कहता है कि अभी भी 80% पीपल सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, जो मेरी ऑडियंस है। तो गाइज़ इट्स अ फ्री, आप कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे ऑलरेडी दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। अब डिस्कस करते हैं आर्गूमेंट्स इन फेवर। ओके, तो अगर हम ये देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे ज़रूरत है बिम्स्टेक को एज एन ऑल्टरनेटिव देखने की। बिम्स्टेक क्या है ये समझ में आ गया आपको ना? ठीक है, तो एक मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लेती हूँ। आपको पता है सी राजा मोहन जो हमारे फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के, तो ये कहते हैं कि इनका पूरा स्टेटमेंट मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो साउथ एशिया, जो फेयरवेल टू साउथ एशिया, इंडिया हैज़ नो रीज़न टू शेड टीयर्स फॉर शार्क। ये कहते हैं कि इंडिया को जो सार्क की फेल्योर रही है इसके लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि इंडिया को डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है सार्क की फेल्योर की वजह से। ओके, ये अब एक कोई गेम नहीं है और दिस इज़ नॉट द ओनली गेम। मतलब सार्क ही कोई ओनली प्लेटफॉर्म नहीं है रीजनल कोऑपरेशन के लिए या इस क्षेत्र में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ट्रेड डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या है, चेंज ही एक तरीके से लाइफ को कंटिन्यू रखता है। ओके, चेंज ही, जो लोग चेंज के साथ अपने आप को, जैसे जैसे सरकमस्टेंसेस चेंज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लो। तो एक तरीके से इनका यहाँ पर ये मानना है कि सार्क फेल्योर हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि रीजनल कोऑपरेशन इंश्योर नहीं किया जा सकता है। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं और भी मैकेनिज़म्स हैं रीजनल इंटीग्रेशन के लिए। गेटिंग इट? तो यहाँ पर अगर हम आर्गूमेंट्स देखें बिम्स्टेक को, जो कहते हैं कि हाँ एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है सार्क को, पहला पॉइंट आता है रिड्यूस्ड पॉलिटिकल टेंशन। ओके, अब जो बिम्स्टेक है इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान एक मेंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो आप यहाँ पे एक बार मेंबरशिप पे नज़र डालो ज़रा दोनों की, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, यहाँ पे आपका पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, तो जो जिन कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल इश्यूज़ के चांसेस हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो जो बिम्स्टेक है ये पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करता है। तो यहाँ पे बायलैटरल इश्यूज़, जो मेजर बायलैटरल इश्यूज़ इंडिया और पाकिस्तान के हैं, जो सबसे बड़ा कारण है ऑब्स्टिकल का सार्क के सक्सेस में, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे जो कोऑपरेशन है उसको और स्मूदर बनाएगा। ये कौन कहता है? जो फेवर करते हैं बिम्स्टेक को एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क। गॉट द पॉइंट? दूसरा, ब्रॉडर रीजनल इंटीग्रेशन। बिम्स्टेक की जो मेंबरशिप आप देखोगे तो इसमें देखोगे कि साउथ एशिया के साथ साथ कुछ कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के भी हैं, जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया आपका। तो जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि जो बिम्स्टेक है ये ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और जो पार्टनरशिप है इनको और स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी देता है आसियान के साथ में। तो ये तो और बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हाँ बिम्स्टेक को कंसीडर किया जाना चाहिए। दूसरा है फोकस्ड कोऑपरेशन। तो सपोर्टर कहते हैं कि जो बिम्स्टेक है ये सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच को फॉलो करता है और इसलिए ये प्रोवाइड करेगा आपको टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बेटर टैंजिबल आउटकम्स देखने को मिलेंगे इन द फील्ड ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इनके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा एक जो ग्रुप है वो कहता है कि बिम्स्टेक शुड नॉट कॉम्प्लीमेंट सार्क, जो कहता है कि नहीं, सार्क की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और बिम्स्टेक इसकी जगह नहीं ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर अमिताभ मत्तो का जो प्रोफेसर हैं इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा इंक्लूड करना चाहिए। तो इनका मानना है कि
जो इंडिया का शिफ्ट हो रहा है बिम्स्टेक की तरह, बिम्स्टेक की तरफ, ओके, यू कैन से टुवर्ड्स द बिम्स्टेक, ये कोई सार्क का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ओके। मतलब इनका ये है कि ठीक है, बिम्स्टेक के पास पोटेंशियल है ज़्यादा इफ़ेक्टिव फोरम प्रोवाइड करने का फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सार्क को रिप्लेस कर देगा। ये सार्क की अपनी इम्पोर्टेंस है, बिम्स्टेक की अपनी इम्पोर्टेंस है, ओके। तो ये कहते हैं कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट यही होगा कि वो सार्क के साथ भी कंटिन्यू करे और इसको एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखे बिम्स्टेक के साथ में, ओके। सो दोनों ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है और दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। गॉट इट। तो अब आर्गूमेंट अगर हम देखें यहाँ बिम्स्टेक को केस में, तो पहला आर्गूमेंट जो बोलते हैं, जो सपोर्ट नहीं करते हैं इसको एज एन ऑल्टरनेटिव, वो कहते हैं कि इनकम्प्लीट रीजनल रिप्रेजेंटेशन। हमने मेंबरशिप देखी यहाँ पर कि किस तरीके से इसमें पाकिस्तान, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, आपका साउथ एशियन कंट्रीज़, सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं करता, जैसे अफ़गानिस्तान को नहीं करता, मालदीव को नहीं करता, पाकिस्तान को नहीं करता। तो जो क्रिटिक्स हैं एज एन ऑल्टरनेटिव के, वो कहते हैं कि भाई इसमें तो पूरा साउथ एशिया जो एक रीजन है उसको कवर ही नहीं कर रहा है ये, ओके। तो ये कैसे रीजनल प्लेटफॉर्म बना बिम्स्टेक? तो ये जब रीजनल प्लेटफॉर्म नहीं बना साउथ एशिया के लिए, तो ये हमारा इनकम्प्लीट रीजनल रिप्रेजेंटेशन होगा। सही बात है, लॉजिकल भी लग रही है यहाँ पे, ओके। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में कैसे हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो बिम्स्टेक है इसका फोकस है सेक्टर स्पेसिफिक एरियाज़ में, जैसे इकोनॉमिक, टेक्निकल कोऑपरेशन, उसका नाम ही यही है, ओके। तो यहाँ पे जो सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात होती है सार्क में, वो ऑब्जेक्टिव या ये सेक्टर यहाँ पे मिसिंग है। तो रीजनल कोऑपरेशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बिम्स्टेक में नहीं है। बिम्स्टेक एक फोकस्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक है, तो ये रीजनल इंटीग्रेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन का पर्पस जो है वो सर्व नहीं कर रहा, तो इसे एक अल्टरनेटिव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ओके। दूसरा पोटेंशियल ओवरलैप एंड आपका रिड्यूंडेंसी। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ओवरलैप कर रहे हैं मेंबरशिप को एंड ऑब्जेक्टिव्स को, ओके। और इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें बेसिकली जो और दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, ये ओवरलैप करने की वजह से और मेंबरशिप की ओवरलैप करने से जो हमारा मेन पर्पस है रीजनल इंटीग्रेशन का, रीजनल कोऑपरेशन का, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, या पोटेंशियली हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ओके। तो समझ में आ गया दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू का, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा कि किस तरीके से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, और जो सपोर्टर हैं और जो क्रिटिक्स हैं वो किस तरीके से अपने आर्गूमेंट्स यहाँ पर दे रहे हैं। अब आ जाती है बात आपकी इसको कंक्लूड करने की। दो की जो बिम्स्टेक की मैकेनिज़म्स है या जो बिम्स्टेक के अंदर डेवलपमेंट रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, स्ट्रेंथन रहे हैं, ओके। जो चाहे वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेकर हो, चाहे वो टेक्निकल सेक्टर में कोऑपरेशन को लेकर हो, तो बिम्स्टेक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ को। स्पेशली अगर हम इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया जिस तरीके से अपनी जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया की जो लुक ईस्ट, हम इस पे ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे हमने इसके प्रॉब्लम्स देखे थे कि क्यों फेल रहा, बिम्स्टेक क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। आप देखो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, इसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट होने की, क्योंकि मेंबरशिप ओवरलैप कर रही है बिम्स्टेक के साथ में, ओके। ये हो गया आपका यहाँ पर, तो बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा आप कर सकते हो साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर, साउथ कोऑपरेशन को लेकर, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बिम्स्टेक है वो इमेंस
अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के लिए एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में कनेक्ट करने के लिए कंट्रीज़ के बीच में। ओके, बट हमें कंक्लूज़न यहाँ पर क्या निकालना होगा? इनका कंक्लूज़न आप ये निकाल सकते हो कि ठीक है, नो डाउट कि बिम्स्टेक पॉपुलर है और ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की अपने जो जैसे सार्क है, ओके, बिम्स्टेक हो गया आपका, तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप है वो ओवरलैप कर रही है, ओवरलैपिंग रीजन है दोनों का। ओके, ये पूरा साउथ एशिया को कवर करता है, ये साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को भी कवर करता है। ओके, तो जो सार्क है ये प्योरली क्या है, हमारा ये कंक्लूजन है। यहाँ पर मैं कंक्लूजन डिस्कस कर रही हूँ आपको। ओके, मैं अलग से लिख देती हूँ। तो जो सार्क है आपका, ये प्योरली रिप्रेजेंट कर रहा है रीजनल कोऑपरेशन को, प्योरली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा? साउथ एशिया के लिए। वहीं पर जो बिम्स्टेक है ये इंटर रीजनल है। जो बिम्स्टेक है आपका ये क्या है? इंटर रीजनल है। साउथ एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को भी इंक्लूड कर रहा है, जैसे म्यांमार एंड थाईलैंड। तो हम साउथ एशिया में अगर हमें रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करना है तो हमें सार्क को, तो ऐसा नहीं है कि सार्क को छोड़ के बिम्स्टेक को ले आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये इंटर रीजनल की वजह से इसमें जो इंटरेस्ट हैं, ओके, वो ओवरलैप हो सकते हैं। तो जो कुछ एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि जैसे बिम्स्टेक एंड सार्क कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को। ओके, चाहे वो फंक्शन के टर्म में हो, चाहे वो गोल्स के टर्म्स में हो, चाहे वो रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करने के टर्म्स में हो। हाँ, ये माना जा सकता है कि जो बिम्स्टेक है वो ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, बट इसके साथ साथ में बिम्स्टेक एक और भी तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो कनेक्ट हों आसियान के साथ में। ओके, तो यहाँ पर सार्क जो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई सार्क को जो बिम्स्टेक है वो एक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है सार्क का, लेकिन हाँ, बिम्स्टेक को एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखो कि जो भी प्रॉब्लम सार्क में आ रही हैं वो हम बिम्स्टेक के थ्रू अचीव कर लें, या जो सार्क का ऑब्जेक्टिव है रीजनल कोऑपरेशन है, इंटीग्रेशन का, उसे हम और स्ट्रेंथन करें बिम्स्टेक के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। मतलब जो सार्क कंट्रीज़ को आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड को बढ़ाना है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, सोशियो कल्चरल एडवांसमेंट के बीच में कोऑपरेशन करना है। ओके, तो ये चीज़ तो हम सार्क के थ्रू करें ही करें। दूसरा, बिम्स्टेक के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इस चीज़ को स्ट्रेंथन करें, इंक्रीज़ करें, ताकि बेटर सर्व कर पाएँ साउथ एशियन कंट्रीज़ को। ओके, गेटिंग इट? तो जो सार्क का फेल्योर है एंड बिम्स्टेक की पॉपुलरिटी है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सार्क एक तरीके से मीनिंगलेस हो गया है या पॉइंटलेस हो गया है। बिम्स्टेक का इमर्जेंस एक नया चैप्टर ऐड कर रहा है रीजनल कोऑपरेशन में। ओके, इस तरीके से आप इसका वो लिख सकते हो। ओके, कि जो बिम्स्टेक की सक्सेस है वो एक न्यू चैप्टर ऐड कर रहा है रीजनल कोऑपरेशन के लिए इन साउथ एशिया में, नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहाँ पर सार्क पॉइंटलेस नहीं हो जाता, बल्कि सार्क के लिए और ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पर अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। इस तरीके से कुछ आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। तो ये था आज का डिस्कशन, बिम्स्टेक एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क। आई होप कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लगी होगी सिनेरियो की, कि सार्क फेल्योर क्यों रहा, बिम्स्टेक पॉपुलर हो रहा है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, और बिम्स्टेक एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है सार्क का कि नहीं हो सकता है, और कंक्लूजन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है मेरे लेक्चर से, एंड अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।